हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नए मॉक टेस्ट की एक नई वीडियो के साथ। इससे पहले मॉक टेस्ट मैथ के जो है वो 3 मॉक टेस्ट आ चुके हैं। आज मॉक टेस्ट नंबर 4 आपका रहने वाला है, ठीक है जी। और आज आपका ये जो मॉक टेस्ट है ना, मॉक टेस्ट नंबर 4, ये आपका टोटली जेकेएसएसबी के क्वेश्चंस के ऊपर आधारित है, ठीक है जी। इसमें बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं है, सारे जेकेएसएसबी के क्वेश्चन है। और मैं आपको उम्मीद बता रहा हूँ मैं आपको, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आज का जो लेवल है काफ़ी अच्छा लेवल रहने वाला है। बेसिक्स क्वेश्चन ज़्यादा हम नहीं डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो मॉक टेस्ट रहेगा ना आपका, मतलब मैं बता रहा हूँ, खुश हो जाओगे आप। अच्छे अच्छे लेवल है आपके। और जिन बच्चों ने पढ़ा भी है पहले से मैथ, उनके लिए तो काफ़ी फ़ायदेमंद है। और जिन्होंने कभी नहीं भी पढ़ा उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप सभी को पता है हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं मैथ की। चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे एमसीक्यू प्रैक्टिस हो, चाहे आपके हम चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हो, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। आपका बेसिक्स का क्वेश्चन, आपका परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है, बट आपका रेशियो पे आधारित है जो क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन पे ध्यान से सुनते हैं। कहा गया है द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:5। ए है हमारे पास एक पैसा, हमारे पास बी है। उनकी इनकम की बात की गई है 4:5 है, और उनके एक्सपेंडिचर की क्या बात की गई है कि 3:8 है। ऐसा ही क्वेश्चन में कहा गया है। अब इन्होंने क्या कह दिया कि इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, मतलब अगर ए की इनकम, मतलब अगर ए की इनकम जो है वो बी के एक्सपेंडिचर के इक्वल है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए एंड बी की। ए और बी की सेविंग आपको बतानी है, रेशियो बतानी है। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिलते हैं, जब आपको कह दिया जाएगा ए की इनकम बी के इक्वल है, जब बी की इनकम ए के एक्सपेंडिचर के इक्वल है, ऐसा आपको बहुत सारी कहानी कही जाएगी। इसमें क्या होता है, जो इक्वल कहा है ना उसको इक्वल सच में बनाओ। अब ए है, उसकी इनकम 4 है, बी का एक्सपेंडिचर तो 8 है। अब इन्होंने कहा ए की इनकम बी के एक्सपेंडिचर के इक्वल है, इट मीन्स इनको इक्वल बनाना पड़ेगा। अब 4 से 2 से मल्टीप्लाई दूंगा तो इक्वल हो जाएंगे जी, है ना। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो। अब जो आपकी नई रेशो बनेगी वो क्या बनेगी, इनकम की रेशो बनेगी 4 टू ज़ा 8 और 5 टू ज़ा 10 बन जाएगा। एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं 3:8 जी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब सेम हो गया, आपके पास ए की इनकम बी के एक्सपेंडिचर के बराबर होगी। आपने कहा जी सर हो गई, कोई बात नहीं। अब आप सभी को पता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है, हमारे पास सेविंग होता है। इनकम में से जब आप एक्सपेंडिचर को माइनस करते हो तो सेविंग निकलता है। 8 में से 3 निकालोगे 5 आ जाएगा, 10 में से 2 निकालोगे 8 निकालोगे 2 आ जाएगा, 5:2। ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही आंसर है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन था, आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा। नहीं भी दिया होगा आज आप सीख गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं, क्या कहा गया कि एक ट्रेन है, रनिंग करती है किससे, 40.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 24 सेकंड लगाती है किसी पोल को क्रॉस करने में, ठीक है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू पास ए 450 मीटर लॉन्ग ब्रिज। एक ब्रिज को जो कि 450 मीटर लंबा है उसको क्रॉस करने में वो कितना टाइम लेगी। अब जब वो पोल को क्रॉस करेगी इट मीन्स वो अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रही है, क्लियर। और जब वो ब्रिज को क्रॉस करेगी इट मीन्स वो ब्रिज की लेंथ को तो क्रॉस कर रही है बट अपनी लेंथ को भी क्रॉस कर रही है वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रेन की लेंथ निकालते हैं। आप सभी को पता है क्या कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है जी। डिस्टेंस निकालना है आपको, स्पीड दी गई है, टाइम दे दिया गया है। स्पीड आपको दे दी है 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर मैं लिखूं तो 40 का 2 गुना 80 + 1 81 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। कैसे लिखा है 81, 40 का यहाँ से 2 गुना कर दिया हमने और 1 + 1 करके डिवाइड बाई 2 कर दिया। और आगे आगे जी किलोमीटर प्रति घंटे में दे दी गया है बट हमें मीटर में पूछा गया है, इट मीन्स हमें मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा। उसके लिए हम 5 डिवाइडेड बाई 18 से मल्टीप्लाई देते हैं और टाइम दे दिया गया हमें 24 सेकंड। अब हम इसको काट सकते हैं, ठीक है। 6 से काटेंगे 3 बार में, 6 से काटेंगे 4 बार में, क्लियर। 3 से इसको काट लेंगे हम, कितनी बार में कटेगा जी, 27 बार में। 27 बार में काट लिया हमने। 2 से काटा इसको 2 बार में, बन गया कितना 27 × 5 टू द 10, इट मीन्स डिस्टेंस हमें मिल गया 270 मीटर, क्लियर। डिस्टेंस आपके पास आ गया। अब इन्होंने क्या पूछा गया, आपको ब्रिज को क्रॉस करने में वो कितना टाइम लगाएगी। अब आप सभी को पता है, ठीक है, पेन का तो भी थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अब आप सभी को पता है, क्या पता है कि वो 24 सेकंड जो है वो लगाती है क्या क्रॉस करने में, 270 मीटर की अपनी ही लेंथ को क्रॉस करने में उसे लगते हैं 24 सेकंड। अब बता दीजिए ब्रिज की लेंथ को क्रॉस करने में वो कितना टाइम लगेगी। जब वो ब्रिज की लेंथ को क्रॉस करेगी इट मीन्स ब्रिज की लेंथ को तो वो क्रॉस करेगी प्लस अपनी लेंथ को भी क्रॉस करेगी। इट मीन्स 450 अगर ब्रिज की लेंथ है प्लस 270 उसमें मैं कर दूँ तो बन जाता है हमारे पास 720।
क्लियर। 0 से 0 कट गया हमारे पास। अब हम इसे आगे भी काट सकते हैं। 9 से काटूंगा अगर मैं 3 बार में कटेगा, 9 से काटूंगा 8 बार में कटेगा, 3 से काटूंगा 24 को तो 8 बार में कटेगा। 8 इंटू 8 हमारे पास कितना बन जाएगा, 64 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है, इन ए ट्राइंगल, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया होगा, काफ़ी शानदार क्वेश्चन होगा आपका ये। देखिए समझते हैं। ठीक है, क्या कहा है कि एक ट्राइंगल है आपके पास ABC नाम की, एक ट्राइंगल आपने यहाँ करके ऐसे करके ड्रा कर दी। कौन से नाम की है, ए नाम की, वी नाम की और सी नाम की आपके पास एक ट्राइंगल है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड AC। AB भी एक आपका पॉइंट कौन है, डी है, और AC भी कौन है, एक आपका E पॉइंट है। यहाँ से ऐसे करके इन्होंने लाइन ड्रा की है। क्लियर। क्या कहा आगे उन्होंने, सच दैट एंगल ADE जो है वो एंगल B के इक्वल है। मीन्स कि ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के क्या है, इक्वल है। ठीक है, हमने इसे भी मान लिया। आगे क्या कहा है, इफ़ AD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, अगर AD आपके पास कितना है, 7 सेंटीमीटर है, AD आपके पास 7 सेंटीमीटर आ गया, BD आपके पास 5 सेंटीमीटर आ गया, BC आपके पास 9 सेंटीमीटर आ गया, और आपसे पूछा क्या, DE आपसे पूछ लिया गया। अरे भाई देखो, अब आपको जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, एक बार सिखा दूंगा, बता रहा हूँ ज़िंदगी में आप भूलोगे नहीं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है जी, अब आपको सिखाता हूँ जी किस कॉन्सेप्ट पे आधारित है। एक कहानी सुनो, बहुत शानदार सी कहानी है। ये कहानी है हमारे थेल्स भाई साहब की। कौन से भाई साहब की, थेल्स भाई साहब की। उनके नाम से ही थ्योरम पड़ी हमारे पास, थेल्स थ्योरम। अब जी क्या कहा था उन्होंने एक बात कही थी थेल्स भाई साहब ने, जाते जाते जब वो दुनिया छोड़ रहे थे तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि बेटा, हम मुझे ही नहीं सभी को ये बात कही, उन्होंने ये बात कह दी कि बेटा जब भी तुम्हें मेरी याद आएगी ना, क्या कहा उन्होंने, ध्यान से सुनना, कि बेटा जब भी तुम्हें मेरी याद आएगी तकिए से लिपट कर मत रोना। रोते हो ना आप जब आपको उसकी याद आती है, तो चोरी चोरी तकिए से लिपट कर रोते हो। उन्होंने कहा मेरी याद आएगी तब मत रोना, बस एक काम करना, मेरी याद में एक ट्राइंगल जरूर ड्रा कर देना। आज हमें उसकी याद आ गई तो चलिए एक ट्राइंगल हम ज़रूर ड्रा कर देते हैं उसकी ज़ात में, थेल्स भाई साहब की ज़ात में। ठीक है जी। और उन्होंने कहा एक बीच में पैरेलल लाइन लेना, जो क्या होगी आपके पास D और E की पैरेलल लाइन लेना है बीच में एक, ये कहते थे थेल्स भाई साहब। ठीक है जी। क्या कहा था उन्होंने कि मेरी ज़ात में तकिए से लिपट कर मत रोना, रोना नहीं, बस याद कर लेना एक ट्राइंगल बना के। अब वो एक बहुत शानदार वाली थ्योरम दे गए थेल्स भाई साहब। उन्होंने क्या कहा कि आपके पास जो होगा ना जे AD, छोटी वाली साइड आपकी AD डिवाइड बाय किसकी होगी, AB की होगी, इजिकल टू इस वाली साइड छोटी वाली साइड AE डिवाइड बाय किसकी होगी, आपके AC की इक्वल होगी, और आपकी बीच वाली जो DE है, ये छोटी वाली DE किसकी इक्वल होगी, बड़ी वाली BC की इक्वल होगी। बस ये बात उन्होंने कह दी, समझ आ गई। थेल्स भाई साहब ने क्या थ्योरम दी थी हमें उन्होंने ये कहा था ट्राइंगल को देखते हुए छोटी वाली साइड डिवाइडेड बाय बड़ी वाली इजिकल टू छोटी वाली, बड़ी वाली इजिकल टू छोटी वाली बड़ी वाली। ठीक है, ये आपकी थ्योरम देगी हमारे पास थेल्स भाई साहब, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्लियर। अब आपको मैं बता रहा हूँ आपके माइंड में जी फिट हो चुकी होगी थ्योरम, क्योंकि अगर कहानियाँ बनाकर समझाई जाए ना तो कभी ज़िंदगी में नहीं बोलती मेरे बेटा। ठीक है, अब कहानी को सुनो। कहानी आपने सुन ली कि थेल्स भाई साहब ने क्या कहा था, अगर मेरी याद आए एक ट्राइंगल जरूर बना करना, ड्रा करने के बाद बीच में एक पैरेलल लाइन ले लेना और कह देना छोटी वाली एक साइड को देखना, छोटी वाली इजिकल डिवाइडेड बाय बड़ी वाली इजिकल टू छोटी वाली डिवाइडेड बाय बड़ी वाली। ठीक है, ये तो चलो अच्छा था, वो चले गए फिर दुनिया छोड़ के। फिर उसके बेटे आ गए, उन्होंने कह दिया कि भाई साहब पापा जी पता नहीं क्या काम करके चले गए हैं ये, कि छोटी वाली डिवाइडेड बाय बड़ी वाली ऐसा कह दिया गया, बराबर का काम कुछ करके नहीं गए ढंग का। तो उन्होंने एक अपनी ही थ्योरम दे दी, उन्होंने भी बहुत अच्छी थ्योरम दी। उन्होंने कहा छोटी वाली मीन्स कि ये छोटी वाली AD डिवाइडेड बाय ऊपर वाली छोटी डिवाइडेड बाय नीचे वाली छोटी BD के इजिकल टू ऊपर वाली छोटी AE छोटी लाइन डिवाइडेड बाय नीचे वाली छोटी EC। समझ आ गया। बताओ, जे उनके बेटा जी कोई थे हमारे और कोई, वो ये थ्योरम को देंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है दो, और इसकी याद मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आए ना आए एग्जामिनर को हर बार आती है। ठीक है, और अगर एग्जामिनर को इसकी याद आती है ना तो मैं बता रहा हूँ आपको याद आना ज़रूरी है। ठीक है, अगर नहीं आएगी तो एग्जाम में प्रॉब्लम आ जाएगी। हमेशा याद रख लेना ट्राइंगल को देखते ही कि थेल्स भाई साहब कह के गए थे एक बात जाते जाते, जब भी याद आएगी आपको तो एक ट्राइंगल ड्रा करना है, और उन्होंने ये कहा था कि छोटी वाली साइड डिवाइडेड बाय बड़ी वाली के इजिकल टू छोटी वाली साइड डिवाइडेड बाय बड़ी वाली के। क्लियर। फिर उसके बाद एक और आया कोई उनके बेटे शेटे कोई जो भी थे, उन्होंने
जे वाली थ्योरम को प्रूव करके दे दिया कि छोटी वाली साइड डिवाइडेड बाय नीचे वाली छोटी वाली साइड के, ठीक है, बड़ी वाली छोटी वाली डिवाइडेड बाय छोटी वाली। ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आपके पास बन जाती है और इसी के बेस पे ही आपका आगे वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। ऐसा क्वेश्चन कुछ कहा गया है कि नहीं कहा गया। अब थिल्स थ्योरम ने क्या कहा था कि छोटी वाली साइड डिवाइडेड बाय बड़ी वाली, मीन्स की ए डी जो है डिवाइडेड बाय ए बी के इजिकल टू, अगर मैं इन सेंटर वाले की बात करूं डी ई, छोटी वाली डी ई डिवाइडेड बाय बी सी के। क्लियर? अभी आपको ये समझ आ चुका होगा किसने कहा था, क्यों कहा था, क्योंकि जाते आते कह गया भैया एक बात वो ऐसा कर लेना। अब आप क्या करो, वैल्यू पुट्स कर लो, आपके पास डी की वैल्यू मिल जाएगी। ए डी की वैल्यू कितनी है, 7 है। ए बी की अगर वैल्यू आप बताओ ए से लेके बी तक, मीन्स की 7 + 5 कितना हो गया आपके पास, वो 12 हो गया, तो 12 आ गया नीचे आपके पास, ठीक है। डी ई की वैल्यू आपको निकालनी है जी, आ गई x, और बी सी की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं x की कोई वैल्यू होती नहीं है, ठीक है, रियल लाइफ में x की कोई वैल्यू नहीं होती। ये मैथ वाले ही हैं ऐसे जो x की बार बार वैल्यू बताते रहते हैं, ठीक है। हालांकि x की कोई वैल्यू नहीं है, इतना माइंड में सेट रखा करो आपने, ठीक है। अब इसको काट लें अगर हम, तो 3 से काटेंगे इसको 4 बार में, 3 से काटेंगे इसको 3 बार में, 7 3 जा कितना हो गया, 21 हो गया, डिवाइडेड बाय 4 हो गया, जहाँ से आपको x मिल जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.25, अगर आप 4 से काटोगे तो, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आपको समझ आया होगा, आपने ये थ्योरम आपको समझ आ चुकी होगी, और अब आपको ये जिंदगी में नहीं भूलने वाली थ्योरम बन चुकी होगी। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको ज्योमेट्री जब मैं पढ़ाऊंगा ना, एडवांस मैथ का कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, आपको रटने के लिए नहीं कहूँगा भाई, जहाँ तो उसकी बेसिक जड़ तक आप जाके आपको समझा दूंगा, नहीं तो यार कोई अच्छी सी कहानी बनाकर सुना देंगे आपको जिसे याद रहे, है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि आपका ट्रिग्नोमेट्री से आया हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में सिंपल सी आप बात याद रखा करो, नहीं कुछ समझ आए, नहीं कोई आइडेंटिटी समझ आए, बस खोलना स्टार्ट कर दो उस क्वेश्चन को, चलाने दो जैसे चल रहा है वो। अब आप इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करो तो क्या बना है कि 10 की पावर 4x, अगर 10² x को मैं उस तरफ ले जाऊँ तो प्लस बन जाएगा, माइनस में वहाँ पे प्लस बन जाएगा ना, तो 10 की पावर 4 ऑफ x इजिकल टू 1 + 10² x, और आप सभी को पता है 1 + 10² थीटा इजिकल टू sec² थीटा होता है हमारे पास, मतलब sec² x आ गया, मतलब 10 की पावर 4 ऑफ x इजिकल टू sec² x। अब 10 या थीटा आप सभी को पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है, मतलब साइन की पावर 4x से x अपॉन कॉस की पावर 4 ऑफ x इजिकल टू सेक थीटा जो होता है मेरे पास वो 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है, मतलब 1 अपॉन कॉस का स्क्वायर बन गया, ठीक है। स्क्वायर को मैं इसकी पावर 4 से काट सकता हूँ, नीचे बन जाएगा कॉस का स्क्वायर। इट मीन्स साइन की पावर 4 इजिकल टू कॉस का स्क्वायर। समझ आ गया इतना सा बात आपको, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है कि साइन की पावर आपके पास कितनी है 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जी आपके क्वेश्चन में कहा गया है। क्या मैं साइन की पावर 4x को इजिकल टू कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे आ गया। अब आप सभी को पता है, क्या पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर बन चुका है, ठीक है जी। ट्रिगो का क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन आता है आपका। अगर आइडेंटिटी कोई नहीं याद हो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को नॉर्मली खोला करो, चलाने दो जैसे चलता है, बस आपका टाइम ज़्यादा ले लेगा, वो मेन इंपॉर्टेंट होता है इसकी हर एक आइडेंटिटी को याद रखना, ठीक है। और इसकी आइडेंटिटीज़ में हर एक आपको प्रूफ भी करा दूंगा जब आपको डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है उसको देख लेते हैं अच्छी तरह से। इन ए ट्राइंगल ABC आपके पास फिर एक ट्राइंगल आ गई। चलिए हमने भी क्या किया, ट्राइंगल बना दी। ABC नाम की एक ट्राइंगल थी, बन गई। पॉइंट D लाइज ऑन AB, D पे क्या है हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट D AB पे, ठीक है। एंड पॉइंट E एंड F लाइज ऑन BC पे लाइज है हमारे पास कौन से पॉइंट, एक हमारे पास E आ गया और एक आ गया हमारे पास F आ गया। क्लियर? ठीक है, अच्छी बात है। लाइज ऑन BC सच दैट DF इज पैरेलल टू AC। DF जो है ना, D से लेके F दोनों E बना दिए मैंने, रुको रुको, ये बन गया आपके पास F। क्लियर? अरे यार अब इसको कैसे करें, प्रॉब्लम देगी। चलिए कोई बात नहीं, इस लाइन की भी कर लेते हैं पूजा।
क्या कहा इन्होंने, DF जो है वो पैरेलल है किसके, DF इज अ पैरेलल टू AC, मतलब जो ये DF है ना ये पैरेलल है AC के, ठीक है। आगे इन्होंने क्या कहा है, DE इज पैरेलल टू AF, D से लेके E, D से लेके E इज पैरेलल टू A से लेके F, काफी अच्छा क्वेश्चन। D से लेके E इज पैरेलल टू A से लेके F तक के बीच में आ गया, ठीक है। कौन कौन सी लाइन पैरेलल है आप सभी को पता चल चुका होगा, ठीक है, डायग्राम समझ आ गई है। ओके बढ़ते हैं आगे, क्या कहा है, इफ BE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, B से लेके E आपको दे दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर आपको दे दिया गया है, ठीक है। BE आपको दे दिया गया 4 सेंटीमीटर, CF आपको दे दिया गया 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ EF। EF की लेंथ फाइंड करनी है, मतलब इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि मैंने आपको बार बार कहा x की कोई वैल्यू नहीं होती भाई ज़िंदगी में, ठीक है, उसको मतलब वैल्यू नहीं देनी ज़्यादा, क्लियर। अब आपको ये क्वेश्चन बन गया, वापिस से ये क्वेश्चन किस पे आधारित है, आपकी थेल्स थ्योरम पे आधारित है, इसलिए 2 क्वेश्चंस रखे हैं ताकि आज आपको रटवाई दे हम थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स थ्योरम आपने पढ़ी, क्या कहा था उसने, जाते जाते ये बात हमेशा याद रखना, उसने कहा था छोटी वाली साइड इज डिवाइडेड बाय बड़ी वाली के इज इक्वल टू छोटी वाली डिवाइडेड बाय बड़ी वाली इज इक्वल टू छोटी वाली डिवाइडेड बाय बड़ी वाली के, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आ गई, और बाद में एक नई थ्योरम हमारे पास बन गई, छोटी वाली ऊपर वाली नीचे वाली छोटी वाली, ठीक है। ये हमारे पास कहानी आ गई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब अगर आप ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, किस ट्राइंगल पे अगर आप ध्यान दो, आप ट्राइंगल पे ध्यान दो पूरी ABC के ऊपर, आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल बना देता हूँ मैं, ठीक है, ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आपको एक ट्राइंगल बना के देता हूँ मैं ऐसे करके, क्लियर। यहाँ से आपको थेल्स थ्योरम बनती हुई दिख रही होगी, थेल्स थ्योरम जैसी ट्राइंगल बनती हुई दिख रही होगी आपको, ठीक है। D है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है आपके पास F है। ऐसी डायग्राम आपकी फिगर में बन रही है कि नहीं बन रही है, बन रही है ना, जहाँ पे आपको दे दिया गया 4 और x और जहाँ पे दे दिया गया 3। अब थेल्स थ्योरम की क्या कहानी थी, थेल्स थ्योरम की कहानी थी ये वाली साइड, थेल्स थ्योरम्स के बाद उसके मैंने कहा एक बेटे जी आए थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहानी कही थी कि ऐसी अगर एक ट्राइंगल है ना, अगर ये 1:2 में है तो ये वाली भी 1:2 में ही होगी, सिमिलैरिटी के थ्रू उन्होंने प्रूव किया, कहा अगर ये 1:2 में है वो भी 1:2 में थी, कहा था ना कि छोटी वाली इज इक्वल टू सामने वाली की छोटी वाली, कहा था ना ये वाली बात उन्होंने, उनके बेटे जी जो भी आए थे, तो क्लियर। अब आपको दिख रहा होगा ये वाली जो साइड है 4x, ये इस साइड की इक्वल होगी, मतलब ये क्या बन जाएगी आपके पास 4 + x, ठीक है, और ये वाली इसके अपोजिट ये वाली इक्वल होगी, ये बन जाएगी 3। इतनी सी बात आपको समझ आ गई इस ट्राइंगल से, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी 4 + x और यहाँ पे क्या होगी 3 होगी, क्लियर। अब मैं बात करता हूँ दूसरी ट्राइंगल के ऊपर। अब दूसरी ट्राइंगल के ऊपर अगर हम बात करें, ठीक है, अब दूसरी ट्राइंगल आप देखो ध्यान से, अब समझ लो कि, अब आप ये समझ लो कि यहाँ पे है हमारे पास E, क्लियर। अब ये ट्राइंगल देखो उस फिगर में जहाँ पे आपकी E वाली बन रही है, यहाँ पे आपको दे दिया गया है 4 और आपको पूरा दे दिया गया है ये कितना x + 3 होगा ये, ठीक है, x है यहाँ पे +3 है, यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे आ गया आपके पास 4 + x, क्लियर, समझ आ गई बात। अब इस ट्राइंगल पे फोकस करो, यहाँ पे भी उन्होंने क्या बात कही है कि 4 + x जो है डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4/x होगा, x + 3 नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस हमारे पास DE पैरेलल EF के है ना, ठीक है, ये वाली लाइन के इक्वल होगा, मतलब यहाँ पे x आएगा, ये चीज़ें नहीं होगी। समझ आ गई इतनी सी बात, ये डायग्राम कैसे बन रही है कैसे नहीं, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी अभी तक, ठीक है। स्पेस कम है इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कवर हो जाए, इसलिए कुछ अच्छा नहीं बन रहा, ठीक है। समझ आ गई अभी तक कि ये कैसे आया कैसे नहीं आया। आपने पहले थ्योरम लगाई, पहले आपको जो साइड्स दे दी गई थी, इसने आपने थेल्स थ्योरम का दूसरा पार्ट जो था वो लगाया आपने, इसके अपोजिट बन गया आपके पास 4 + x और जहाँ पे बन गया 3। अब आपने ट्राइंगल्स उनको देखा जो पैरेलल लाइंस है, उनको देखा आपने, डी जो पैरेलल है आपके AF के, आप देख रहे हो कि 4 + x डिवाइडेड बाय 3, उनके बेटे जी आए थे ना, छोटी वाली साइड ऊपर वाली नीचे डिवाइडेड बाय नीचे वाली छोटी वाली साइड, 4 + x डिवाइडेड बाय 3 आ गया इज इक्वल टू 4/x आ गया आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो, या आप डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर लो, ठीक है। अगर मैं यहाँ से वैल्यू पुट करता हूँ आपके पास 2, ठीक है, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम काटेंगे तो इसको काटेंगे 2 बार में, इसको काटेगा 2 बार में, 2 = 2 आ गया। इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वही हमारा सही आंसर है, ठीक है। आप चाहो बाकी ऑप्शंस को भी पुट करके चेक कर सकते हो, क्लियर, जो = 2 आ जाए वही उसका सही आंसर होता है।
तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी जा सकते हो, वरना आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ चुका, अभी तक आपको थेल्स थ्योरम क्लियर हो चुकी होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अलजेब्रा के क्वेश्चन की तरफ। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डायरेक्ट क्या करना होता है, डायरेक्ट पूछा क्या गया है। आपने देख रहा, आपको मैंने जे वाली आइडेंटिटी पढ़ाई थी पीछे। ये आइडेंटिटी क्या कहती थी आपको कि अगर आपके पास x प्लस 1/x इजिकल टू n दे दिया गया है, अगर आपको निकालना है एक्स स्क्र प्लस 1/x का स्क्र, क्या करना था आपने, n² माइनस 2 करना था। क्लियर, यही बात कही थी, n² माइनस 2 करते थे या प्लस 2 करते थे, ऐसा कुछ था। तो अगर आपसे कहा गया था x² प्लस 1/x का क्यूब निकालना हो, तब आपने क्या करना होता था, तब आप करते थे n³ माइनस 3n करते थे। क्लियर, समझ आ गई इतनी सी बात। ये फार्मूला हम यूज़ करते थे उसमें। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखो, इस अगर होल क्वेश्चन में मैं डिवाइडेड बाय x कर दूं तो क्या बनेगा हमारे पास, ये x माइनस 5 प्लस 1/x इजिकल टू 0, कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, x प्लस 1/x 5 को बाहर ले जाऊँ तो कितना बन जाएगा, x प्लस 1/x इजिकल टू 5। मतलब वापिस से आपको वही फार्मूला बनता हुआ दिख रहा है। क्या बनता हुआ दिख रहा है कि x प्लस 1/x इजिकल टू n की इक्वल है, मतलब 5 की इक्वल है। अब अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूँ, क्वेश्चन में ये दे दिया गया है, इस क्वेश्चन में भी अगर मैं डिवाइड बाय x कर दूँ तो ऊपर जो x की पावर 4 है वो कितनी बन जाएगी, x की पावर 3 बन जाएगी, प्लस नीचे x का स्क्वायर है और एक और उसके पास x आएगा तो x का क्यूब बन जाएगा। ठीक है जी, बात इतनी सी समझ आ गई। अब डिवाइडेड बाय क्या कहा गया है, यहाँ पे भी आप डिवाइड बाय x कर दो तो क्या बन जाएगा, x प्लस 1/x बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बता दो। ठीक है, कहानी समझ आ चुकी है कि नहीं आई है, बता दो। आ चुकी है तो देखिए वैल्यू पुट्स करके देख लो। तो आपको पता है x की पावर x प्लस 1/x कितना है, 5 है। तो क्यूब निकालना है, फार्मूला क्या है, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 कर दो। क्या कर दो, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 कर दो। तो डिवाइडेड बाय x प्लस 1/x कितना है आपके पास, 5 है। इसको फर्दर सॉल्व करूँ मैं, 5 का क्यूब कितना होता है आपके पास, 5 का क्यूब 125 माइनस 5 3 जब 15, तो 125 में से 15 निकाल दोगे जब आप तो कितना बच जाएगा, 110 बन जाएगा और डिवाइडेड बाय 5 बच जाएगा। काटोगे इसको कितनी बार में कटेगा, 22 बार में कटेगा। आपके पास 22, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके पास सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो, बहुत बार मैं करवा भी चुका हूँ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ए क्या करता है, फ़ोन भेजता है बी को और बी क्या करता है, आगे भी उसको सी को भेज देता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि एक ए बी को बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है, सी आगे किसी को बेच रहा है, तो उसमें क्या करो, एरो बना लिए करो। क्या एरो बना लिए करो, जैसे ए ने क्या किया, ए ने बी को बेचा, फिर बी को भी पसंद नहीं आया, बी ने बेच दिया सी को। अब सी को कितने का बड़ा, वो उन्होंने पूरी कहानी लिखी है। क्या कहा है कि ए ने बी को बेचा, कितने के प्रॉफिट पे बेचा, 25% के प्रॉफिट के ऊपर ए ने बी को बेचा। फिर बी ने सी को बेचा 10% के नुकसान के ऊपर। फाइनली सी को जाके ये फ़ोन पड़ा है 5,625 रुपये का फ़ोन पड़ा है। आपको क्या बताना है कि ए ने कितना पे किया होगा फ़ोन खरीदने में। बिल्कुल इजी सी बात है, कर सकते हो नहीं कर सकते हो। हम मान लेते हैं कि एक्स अमाउंट ए ने पे किया। क्लियर। 25% की अगर मैं बात करूं, आपको पता है उसका बट्टा कितना होता है, 1/4 होता है। 25% के प्रॉफिट पे बेचा है, इट मीन्स 5 के पे ऊपर बेची होगी 4 की चीज़। ठीक है जी, 4 की चीज़ 5 में बेची होगी, इनटू इसने 10% के लॉस पे बेचा है, इट मीन्स 1/10, तो मतलब 9 की बेची होगी 10 की चीज़। इजिकल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 5,625 आपके पास बनकर आ गया। क्लियर। अब आप इसको काट कूट के सॉल्व भी कर सकते हो मज़े से। बताओ, 5 से काटोगे कितनी बार में, 2 बार में। 9 से काटोगे इसको होल को कितनी बार में कटेगा, 9 से काटोगे तो 6 बार में, और 6 2 5 25 बार में, 625 बार में कट गया आपके पास। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 625 इंटू 4 2 8 कर लो, और x की वैल्यू आपके पास कितनी मिल गई, 5,000 मिल जाएगी। और रही तो हमसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही आंसर है। ठीक है, 5 8 40 0 आ जाएगा ना, कैरी आपके पास 4 चलेगा। मुझे पता था 625 का 8 गुना 5,000 बनता है। क्लियर। मल्टीप्लाई करवा के आप चेक करवा सकते हो, सेटिस्फाई करवा सकते हो। क्लियर। ये क्वेश्चन समझ आ गया। मैं स्पीड इसलिए बता रहा हूँ क्या, ताकि यार क्वेश्चन बहुत है और टाइम जो है वो काफ़ी लंबा चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एवरेज के ऊपर, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 30। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको दो तरीके से सिखाता हूँ, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। क्लियर। एक तो होता है बेसिक मेथड ऐसे क्वेश्चन को करने का, कि क्या है कि कोई आ रहा है, उसकी आने की वजह से एवरेज में बढ़ाव हुआ या कम हुई, या कोई चला गया फिर उसके बाद एवरेज बढ़ी या कम हुई, ये चीज़ें का एक होता है पूरा फंडामेंटल। अगर हम बेसिक से समझें इन क्वेश्चन को,
क्लियर। अगर बेसिक से समझे हम, क्या कहा है, एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 30, मतलब 5 बंदों की एवरेज जो है वो हमारे पास 30 है, ठीक है। फिर क्या हुआ, इफ़ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, अगर एक चला जाता है देन हमारे पास जो एवरेज है वो कितनी बन जाती है, 4 बंदों की एवरेज बन जाती है 31। क्लियर, समझ आ गया जी। आगे आपका बेसिक मेथड, क्या करो, मल्टीप्लिकेशन करके काम चला लो। 5 इंटू 30 150 बन गया, माइनस ऑफ एक्स किया आपने, 4 1 जब 4 आ गया और 4 3 जब 12 आ गया, 124 आ गया। क्लियर, एक्स को अगर मैं उधर लेके जाऊँ 150 माइनस 124 इज इक्वल टू एक्स आ गया आपके पास, और एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 26 मिल गई। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। बट यहाँ पे जो खाली है 30 31 दिया गया था, अगर आपको 400 500 दे दिया जाए, 275 दे दी जाए, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दे दी जाए, तब आप क्या करोगे, तब कैलकुलेशन में टाइम तो नहीं वेस्ट करोगे ना आप। तब आपको ज़रूरत पड़ती है एक ट्रिक की। अगर कोई भी आके पूछ ले तो बता देना, अपडेटेड क्लासेस पे हमने सीखी थी वो ट्रिक। ट्रिक क्या है, अब आपको अगर मैं यहाँ पे ही निकाल के दे दूँ, ट्रिक सुन लीजिए। ट्रिक जो दूसरी ट्रिक है जहाँ जो आपका टाइम बचाएगी काफ़ी, ठीक है। एक आपके पास नॉर्मल सा एक छोटा सा एक फार्मूला आता है, क्या आता है कि न्यू इज इक्वल टू ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज और डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर। क्लियर, कि न्यू मेंबर इज इक्वल टू ओल्ड की जो एवरेज हो, वेट हो, वो लिखना होता है, प्लस माइनस कितना बड़ा या कम हुआ वो लिखना है, इनटू हमने क्या लिखना होता है, फाइनल मेंबर। हमेशा याद रखना प्लस कब लगेगा, माइनस कब लगेगा, जब आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही हो तब माइनस लगेगा। याद रखना, जब इंक्रीज हो रही हो तब प्लस नहीं लगेगा। जब वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही हो मीन्स कि अगर आपकी एवरेज बढ़ रही हो तब माइनस लगाओगे, जब एवरेज डिक्रीज हो रही हो तब प्लस लगाओगे। क्लियर, क्वेश्चन के मुताबिक सुनते हैं। न्यू मेंबर इज इक्वल टू, न्यू तो कोई नहीं आया, ओल्ड की एवरेज कितनी थी, 30 थी। पहले एवरेज हमारे पास 30 थी, फिर क्या हुआ, एक बंदा चला गया। अगर एक बंदा चला गया तो एवरेज कितनी बढ़ी वो आपने लिखनी है, कितनी एवरेज बढ़ी, एक एवरेज बढ़ी। इट मीन्स इंक्रीज हो रही है ना, 30 से 31 होगी, इंक्रीज हो रही है तो माइनस लगाएंगे, एक एवरेज बढ़ी, इनटू फाइनल मेंबर हमारे पास कितने बच गए, 5 थे, 4 बच गए, एक चला गया। क्लियर, अब इसको देख लो सिंपल सा, 30 माइनस 4 1 जब 4, 30 माइनस 4 करोगे तब आपके पास 26 बन जाएगा। जी आपके पास एक छोटी सी ट्रिक थी जो आपको सेकेंडों में आंसर दे देगी भाई, कहीं भी नहीं मिलेगी आपको ये ट्रिक, मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। बहुत आसान से ट्रिक्स होती हैं ये कि आपका काफ़ी टाइम बचाएगी। समझ आ गया, न्यू इज इक्वल टू ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज और डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका टाइम इन वर्क से क्वेश्चन है, एमडीएच कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा होगा एमडीएच कॉन्सेप्ट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमडीएच मसाले सुने होंगे ना, तो वहीं पे कॉन्सेप्ट भी बनता है आपका। क्या कॉन्सेप्ट होता है आपका, एम डी एच अपॉन वर्क का होता है इज इक्वल टू M1 D1 H1 W1 इज इक्वल टू M2 D2 S2 अपॉन W2, ठीक है जी। आपका एक कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये आपका टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट है। क्या कहा गया है, इन्हीं में हमने वैल्यू पुट करनी है। M का मीन्स कि मेल फीमेल जो भी होगा, डेज। H का मीन्स हावर, और नीचे आ गया वर्क आपका। अब क्वेश्चन में जो दिया है वही इसमें पुट करेंगे। 5 मैन और 2 वुमेन्स है हमारे पास। कितने बंदे हैं हमारे पास, 5 मेल्स है प्लस 2 वुमेन्स है। वो क्या कहती है, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। अब डेज दिया गया है ना तो मल्टीप्लाई 9 कर देंगे। अब क्या क्या, वेयर एज मतलब इतना ही दिया गया हमें, खाली मैन और डेज दिया गया, ठीक है। मेल फीमेल और डेज दिया गया, हॉवर और वर्क नहीं दिया गया तो इनको नहीं लिखेंगे। क्लियर, तो इजिकल टू हमारे पास आ गया कितना, 11 मैन प्लस 5 वुमेन। क्या करती है, कैन डू द सेम वर्क इन 4 डेज। ये 4 दिनों में काम को करती है। ओके जी, द सेम वर्क इन 6 डेज, द नंबर ऑफ वुमेन रिक्वायर्ड इज, तो माइक हिल गया, ठीक है। क्या पूछा गया, द सेम वर्क इन 6 डेज, द नंबर ऑफ वुमेन रिक्वायर्ड इज। उसी काम को 6 दिनों में ख़त्म करने के लिए कितनी हमें फीमेल्स लगेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार बहुत बार रिपीट होता है भाई ये क्वेश्चन, ठीक है जी, छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी। सबसे पहले अगर हम मेल और फीमेल मीन्स कि मैन और वुमेन की अगर आप रेशो लेते हो, क्या बनेगी, अगर आप यहाँ से सॉल्व कर लो तो 9 5 जा 45, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, 45 मेल बन जाएगा ना। इस साइड अगर 4 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 44 मेल। 45 मेल जहाँ पे है, प्लस 9 2 18 वुमेन जहाँ पे है, 44 मेल जहाँ पे है, प्लस 5 4 20 वुमेन जहाँ पे है। क्लियर, सॉल्व कर लो इसको, क्या बना आपके पास, 1 मेल, 45 में से 44 चला गया, 1 मेल बचा, इजिकल टू 20 में से 18 चला गया, कितना बचा, 2 वुमेन। मीन्स कि मैन अपॉन वुमेन इजिकल टू 2:1, इनकी रेशो हमें मिल चुकी है। क्लियर, यहाँ से हम टोटल वर्क फाइंड कर सकते हैं आसानी से। टोटल वर्क फाइंड करने के लिए जस्ट आप इसमें मेल और
फीमेल की जो मैन और वुमेन की वैल्यू से पुट करो तो टोटल वर्क निकल जाएगा। मैन और वुमेन की वैल्यू पुट करोगे अगर आप पहले में करते हो यहाँ पे तो टोटल वर्क मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा बताओ। मेल की वैल्यू कितनी है 2 है, 5 टू 10 आ गया, प्लस वुमेन की 1 है तो 2 आ गया, इनटू आपके पास कितना आ गया 9 आ गया। क्लियर। और 10 प्लस 2 12, 12 का 9 गुना कितना हो गया 108। टोटल वर्क आपके पास कितना 108 आपके पास कितना है टोटल वर्क है। अब क्या कहा गया है इन्होंने, टोटल वर्क तो हमें पता है कितनी फीमेल्स लगेगी कि हम उस काम को 6 दिनों में खत्म कर दें। अब आप सभी को होता है टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशिएंसी इनटू टाइम। वुमेन की इफिशिएंसी हमारे पास 1 दे दी गई है, बट हमें कितनी वुमेन्स लगेगी, मतलब कितनी वुमेन्स काम पे लगेंगी ना, वो हमें नहीं दिया गया कि वुमेन की एक वुमेन की इफिशिएंसी है हमें एक की कि पता है एक वुमेन की इफिशिएंसी कितनी है 1 है, बट कितनी वुमेन्स लगेंगी वो हमें नहीं पता कि 6 दिनों में काम को ख़त्म करेंगे हम। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू फिर निकालना पड़ेगी, हालांकि x की वैल्यू होती कोई नहीं है, आपको सभी को पता है। तो 6 से आप इसको काटोगे कितनी बार में कट जाएगा 18 बार में कटेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 18 आ गई। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से समझाया भी है। तो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट था, अगर ज़्यादा मुश्किल हो तो एक काम ज़रूर करना, हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मॉक टेस्ट आपके लिए बेनिफिशियल रह रहे हैं कि आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस चाहिए, कि चैप्टर वाइज हर एक टाइप से मैं आपको इंपॉर्टेंट जो टाइप्स है उनकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करवा दूँ। जो आपको अच्छा लगेगा वो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा है एक्स को सब्ट्रैक्ट कराना है बाई प्रपोर्शन का क्वेश्चन है ये, और एक क्वेश्चन इतनी बार रिपीट होता है ना, मतलब मैं अपने YouTube चैनल पे इस पर करवा भी चुका हूँ, बहुत बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है ये, और आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी बहुत है इसके, क्योंकि हाल फिलहाल में जो ट्रेंड पे होता है ना वही क्वेश्चंस आते हैं, तो इनके आने के चांसेस काफ़ी है। अब इन क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, क्या कहा है इन्होंने कि 24 है आपके पास, 33 है आपके पास, 20 है आपके पास और 26 है। जहाँ तो कह देगा इनमें से किसको हम माइनस करेंगे ये प्रपोर्शन में आ जाए, या किसको ऐड करें कि ये सारे के सारे प्रपोर्शन में आ जाए। अब देखो अगर माइनस करने को हो चाहे ऐड करने को हो, आपने क्या करना है एक्स ले लिया, एक्स को माइनस करना है ना, आपने एक्स ले लिया, आपने लगाना है मॉड लगा दिया। ठीक है जी, पहले क्या करो, पहले और लास्ट वाले को, मतलब पहले 24 और लास्ट वाले 26 को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, 24 इंटू 26, फिर माइनस करवाओ इन दो सेंटर वाले को, 33 इंटू 20 आ गया, और डिवाइडेड बाय जिनको मल्टीप्लाई करवाया ना उन्हीं को ऐड करवा दो, 24 प्लस 26 करवा दो, 24 प्लस 26 कितना हो गया आपके पास 50 हो गया, माइनस 33 प्लस 20 53 हो गया। बस इतना सा ही आपको कॉम करना है, आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है भाई, आ चुकी है। क्या हो गया देखो, 50 माइनस 53 करोगे कितना बच जाएगा 3 बनेगा ना, -3 मॉड लगे, माइनस से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 24 इंटू 26 माइनस 33 इंटू 20 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 3 आ गया। अब इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई मत करवाना, आप सभी को पता है 3 इसके नीचे भी इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। अगर 3 को हम इससे डिवाइड करवाएंगे तो 3 24 को काटेगा कि नहीं काटेगा बताओ, 3 24 को काटेगा, कितनी बार में काटेगा भाई 8 बार में काट देगा। क्लियर, अब 3 जहाँ पे 33 को भी काटेगा 11 बार में काट देगा, कोई बात नहीं। अब आप मल्टीप्लाई करवा दो, 8 को जब आप 26 से मल्टीप्लाई करवाते हो तो कितना बनेगा 6 से 48, मतलब कि 208 बनेगी आपके पास, माइनस 11 को आपने 20 से मल्टीप्लाई करवानी है, कितना बन जाएगा 220, सिंपल सी बात थी। ठीक है, 208 में से अगर आप 220 निकालते हो तो कितना बन जाएगा आपके पास 12 बन जाएगा। एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 12 आपके पास क्या आई एक्स की वैल्यू है। अब क्या करो, इन्होंने क्या कहा बट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन इन सभी के बीच में, एक्स की वैल्यू उसमें पुट कर दो, 12 का 2 गुना 24 प्लस 1 25 बजे बन जाएगा, और 12 का 5 गुना 60, 60 माइनस 11 करोगे 49 आपके पास ये बन जाएगा। मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए, मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए एमपी भाई साहब को निकालने के लिए आप सभी को पता है रूट करना होता है, रूट करना होता है इन दो टर्म्स का, मतलब 25 और 49 का आपको क्या करना पड़ेगा रूट करना पड़ेगा। 25 का रूट आप सभी को पता है 5 होता है, और 49 का रूट आप सभी को पता है 7 होता है। तो 7 5 जा 35 आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये आपके पास। क्लियर है भाई, बता दो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते कि आपको मीन प्रोपोर्शन बताओ, चाहे आपको प्रोपोर्शन जी आपको टर्म दे दी है इन सभी का मीन प्रोपोर्शन बताओ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को कम मिलते हैं। आजकल लेवल एक हाई हो चुका है जिसमें आपको सब्ट्रैक्ट करने को बोल सकता है या ऐड करने को बोल देगा। क्लियर है, समझ आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आगे हमारे डीलर भाई साहब, डीलिंग का काम करने वाले, बेचने वाले, क्या कहता है कि डीलर क्या कहता है
खरीदता है किसी आर्टिकल को 10% के डिस्काउंट के ऊपर ऑन इट्स मार्क प्राइस के ऊपर एंड सोल्ड इट एट ए प्राइस विच वाज 15% अबव द मार्क, द गेन है इतना 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 दे दिया गया भाई साहब। अच्छी बात है। क्या कहा गया है कि एक डीलर भाई साहब है, हम सपोज कर लेते हैं 100 रुपये का ही हमारे पास चीज़ थी 100 की, क्लियर। उन्होंने कहा कि एक डीलर ने क्या हुआ, एक चीज़ को खरीदा 10% के डिस्काउंट के ऊपर, 10% के डिस्काउंट के ऊपर खरीदा, मतलब कि उसने खरीदा होगा 90 रुपये में। हमने मान लिया 100 रुपये की चीज़ है, उसने 90 रुपये में खरीदा होगा, 10% का डिस्काउंट लगा, ठीक है, ऑन इट्स मार्क प्राइस पे, ठीक है, एंड सोल्ड इट एज ए प्राइस विच वाज 15% अबव द मार्क प्राइस, मतलब 15% ज़्यादा पे बेच दिया उसने, ठीक है। अब 115 में हमने मान लिया कि इसने बेच डाला उसको, ठीक है। द गेन परसेंटेज आपको बतानी है, टोटल गेन परसेंट में 90 की चीज़ उसको पड़ रही थी और उसको उसने 115 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ भाई साहब उसको बता दो, कितने का प्रॉफिट हुआ, 25 का प्रॉफिट हुआ। 25 का प्रॉफिट किस पे हुआ, 90 के ऊपर हुआ, इंटू आपने 100 निकाल लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 कट गया। अब इसको कैसे काटोगे आप, 9 को से काटोगे, 9 × 9 9 2 जेड 2 पॉइंट समथिंग आंसर होगा आपके पास, और आपके पास दो आंसर आ रहे हैं 28 और 25, ठीक है। नियरेस्ट इंटीजर आएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, कोई बात नहीं। 250 देखोगे ना तो 27 पॉइंट समथिंग आंसर होगा आपका, क्लियर। 27 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा आपके पास, क्योंकि 25 है, 25 को यहाँ पे देख लो अगर आप, तो 18 5 6 7 27 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, जो कि आपके पास 28% के आसपास होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ चुका होगा, बेसिक क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, डिस्काउंट और बेचने के ऊपर था, आपने निकाल लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डीलर क्या करता है, वापिस से डीलर आ गया, सेल करता है किसी आर्टिकल को अलोइंग के 20% का डिस्काउंट देकर एंड स्टिल गेन प्रॉफिट भी है, कॉस्ट प्राइस भी है। भाई देखो ऐसे क्वेश्चंस ना मैंने पहले भी करवाए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं दोबारा भी लेकर आया हूँ। क्वेश्चंस क्या है, एक सिंपल सा इस पर फार्मूला होता है, जब भी आपको बात की जाए ना, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, डिस्काउंट, ऐसी चारों चीज़ें इकट्ठी आ जाए ना, तो आपके पास एक छोटा सा फार्मूला आता है MPCP का, MP डिवाइडेड बाई CP इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय आपके पास 100 माइनस डिस्काउंट। एक बेसिक सा फार्मूला आपके पास, रट लो भाई इसको, ठीक है जी, कुछ फार्मूला नहीं है। जब भी आपके पास MPCP की बात की गई हो, प्रॉफिट डिस्काउंट की बात की गई हो ना, इस फार्मूले को चेप दो वहाँ पे। अब आपको जो जो दिया है बस वो लिख लो। पूछा गया कि देन इट्स मार्क प्राइस, MP पूछा गया ना, MP को रहने दो वैसे। कॉस्ट प्राइस दिया गया होगा, कॉस्ट प्राइस दिया गया कितना, 750 750 आ गया आपके पास, ठीक है। 100 में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड करेंगे, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस करेंगे। प्रॉफिट हो रहा है कितने का हो रहा है हमारे पास, एंड स्टिल गेन्स 12%, 12% का प्रॉफिट हो रहा है, इट मीन्स 112 आ गया। डिस्काउंट दिया 20% का, 100 माइनस 20 80 आ गया आपके पास। बस भाई सॉल्व कर लो, क्या है इसमें करने वाला, कुछ भी तो नहीं है। 8 से 0 कट गया, कोई बात नहीं, हमने काट लिया। 8 से काट लो इसको, कितनी बार में कटेगा, 8 1 जा 8 आ गया, 3 32, 8 4 32, 14 बार में काट दिया इसको हमने। तो MP इज इक्वल टू कितना आ गया, 75 × 14, 75 × 14 कर लो, ठीक है। 5 4 जा 20, लास्ट में 0 होगा, दो ही ऑप्शन में है 0, कोई बात नहीं। अब 7 4 जा 28 प्लस 5, 28 प्लस 5 33 और कैरी 2 35, आपके पास आंसर बना 1050, के लास्ट में 5। आप ऑप्शन नंबर सी आपके पास क्या है, आंसर सही है, 1050 मल्टीप्लाई करवा के आप चेक कर सकते हो इसको। क्लियर है, समझ आ चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई वापिस से आगे आपके पास पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आते भी है। क्या पूछा गया है, टाइम एंड वर्क से ही है। क्या कहा गया है कि एक पाइप कैन फिल ए टैंक इन 15 घंटों में। एक पाइप है आपकी, वो टैंक को फिल करती है 15 घंटों में, मतलब आपके पास एक पाइप है P नाम की, वो किसी टैंक को फिल कर रही है 15 घंटों में, ठीक है। ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम इट इज़ फिल्ड इन 20 आवर्स। भाई साहब लीकेज की वजह से, जब आप पाइप और लीकेज इकट्ठे काम करेंगे, वो 20 घंटों में जाके भरी, जाके 15 घंटे में बनने वाली लीकेज के कारण 20 घंटे में जाके भरी। अगर इनका मैं टोटल क्वांटिटी बता दूं, टोटल 20 और 15 का LCM कितना होता है, 60 होता है। क्लियर, 60 आ गया कि नहीं आ गया, ये 4 से ये 3 से, समझ आ गई इतनी सी बात, ओके।
अब क्या कहा गया, अब आपने देखा होगा पी की पाइप की अकेले की इफिशियंसी कितनी है 4 है, बट जब वो लीकेज के सामने काम करती है तो उसकी इफिशियंसी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि लीकेज उसको पानी को बाहर फेंक रही है, तो उसकी इफिशियंसी बन जाती है 3। इट मीन्स पहले 4 थी अब 3 होगी। इट मीन्स लीकेज की इफिशियंसी कितनी आ गई? -1 आ गई। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, इफ द टैंक इज फुल एंड द पाइप इज क्लोज्ड हाउ मच टाइम विल लीक टेक टू एम्प्टी द एंटायर टैंक। लीकेज बता दीजिए, टैंक की टोटल कैपेसिटी है 60 यूनिट, लीकेज इस 60 यूनिट को ख़त्म करने में कितना टाइम लेगी। अब आप सभी को पता है 60 यूनिट काम है, लीकेज का काम करने की कैपेसिटी ओनली -1 की है, 1 की है, तो कितना टाइम लेगी वो? 60 हावर्स, 60 घंटे लेगी वो। ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही आंसर है। बेसिक सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपके कंपाउंड इंटरेस्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्या कहा गया कि एक सम ऑफ रुपीज़ आपके पास कितना 2100 रुपया इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, 2 इंस्टॉलमेंट में हमने इसको क्या करना है, पे करना है। हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10% पर एनम। अगर हम इंटरेस्ट को कंपाउंड करेंगे 10% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए 10% का आपको पता है बट्टा कितना होता है, 1/10 होता है, क्लियर। कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है आपने? 2 इंस्टॉलमेंट देनी है। मतलब पहली इंस्टॉलमेंट जो आपकी जाएगी ना, वो जाएगी आपकी 10:11 की, ठीक है, एक बढ़ाकर। दूसरी इंस्टॉलमेंट जो जाएगी इन दोनों का स्क्वायर करके, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। देखिए बात याद रखना हमेशा, 2 इंस्टॉलमेंट कहेगा तो स्क्वायर कर देंगे, 3 इंस्टॉलमेंट कहेगा तो इन्हीं का ही क्यूब कर देंगे हम आगे, 10 और 11 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे अगर तीसरी इंस्टॉलमेंट कहेगा। ये बात समझ आ गई? अगर ये बात समझ आ गई तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब आगे क्या कहा गया है कि आपको बतानी है हाउ मच ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। अब देखिए इंस्टॉलमेंट जो लगा, इंटरेस्ट जो लगा ना, 10 से 11 हुआ, 100 से 121 हुआ। अब ये दोनों जो है वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। अगर ये 121 है, ऊपर वाले को ही 121 बनाना पड़ेगा। अगर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट हम देंगे तो नीचे वाला अगर 1331 है ना, तो ऊपर वाले दोनों को 1331 बनाना पड़ेगा। इट मीन्स 11 को अगर हमें 121 बनाना है तो 11 से देना पड़ेगी मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई देंगे तो नई जो हमारे पास बन के आएगी रेशो क्या बनेगी, वो बन जाएगी हमारे पास 100 है, 100 × 10 110, रेशियो बन जाएगी 121, और 100 रेशियो कितनी बन जाएगी 121 बन जाएगी, क्लियर। अब जो क्वेश्चन में दिया गया, क्या दे दिया गया है वो देखेंगे। क्वेश्चन में दे दिया गया है कि ए सम ऑफ ₹21, मतलब कि आपके पास इनको अगर मैं ऐड कर दूँ, ठीक है, ऐड करूँ इनको, 100 + 110 कितना हो गया, 210 हो गया, रेशो 121 1 + 121 242 बन गया, क्लियर। अब जी आ गई हमारे पास 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स की रेशो, क्लियर। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया, प्रिंसिपल की वैल्यू दे दी गई, जी आपके पास प्रिंसिपल है, ये आपके पास अमाउंट है जो आपने पे करना है, क्लियर। प्रिंसिपल की वैल्यू दे दी गई है, मतलब कि आपके पास जो 2100 है, जो 210 की वैल्यू है, आपसे पूछी क्या गई है कि हाउ मच ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। 121 की आपके पास वैल्यू पूछी गई है, मतलब 121 से आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप काटोगे कितनी बार में, 10 बार में, तो 1210 आपके पास क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे आप। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ कम समझ आ रहा है, तो डोंट वरी भाई, चैप्टर वाइज भी आपको ला दूंगा, ताकि आपको एक एक फार्मूला से, एक एक आपकी थ्योरम से आपको हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर करवा दूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उम्मीद करता हूँ ये लास्ट क्वेश्चन होगा शायद आपके पास, या नहीं, लास्ट क्वेश्चन आपके पास, क्लियर। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से ही वापस क्वेश्चन है भाई, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन काफ़ी रुलाएगा आपको एग्जाम में, अगर आपका हाथ उसमें टाइट होगा, क्लियर। क्या कहा गया, कैलकुलेट करना है आपने कंपाउंड इंटरेस्ट, किस पे करना है, 15,625 पे करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है फॉर 2 ईयर्स के लिए। रेट कितना है, 12% है, बट आपको जो इंटरेस्ट देना है ना, वो 8 महीने के हिसाब से देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, 8 महीने के हिसाब से हमने क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। अगर मैं रेट की बात करूँ, रेट जो हमें दिया गया, ये दिया गया हमें पर ईयर के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से, साल के हिसाब से दिया है। हमें रेट भी निकालना पड़ेगा 8 महीने के हिसाब से, मतलब 12% जो है ना, ये 12 महीने की कहानी है। 12% जो है, ये 12 मंथ की वैल्यू है, हमें 8 मंथ की वैल्यू निकालनी है, तो इट मीन्स हमारे पास जो रेट बनेगा वो 8% बनेगा। समझ आ गई इतनी सी बात? तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आई होगी, ठीक है।
तो अब 8% के हिसाब से आपका रेट निकल गया, तो टोटल टाइम आपको दे दिया गया 2 साल। 2 सालों में कितने महीने होते हैं? 24 महीने। 24 महीने जो है वो कितने 8 महीने के हिसाब से हमने देने हैं, तो मीन्स कि टोटल हमने 3 किस्तें देनी है। 8 से इसको काटोगे 3 बार में, टोटल हमने कितनी देनी है? 3 किस्तें देनी है, मतलब 3 बार हम किस्त देंगे किसी को जिससे हमने उधार लिया था, और कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से देना है, तो 3 बार किस्तें देंगे। अब 3 बार का सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। अगर तो सिंपल इंटरेस्ट होता तो 3 सालों में सिर्फ ये 8 को लिखते थे हम, तो 24% हमारे पास क्या होता? इंटरेस्ट लगता। बट कंपाउंडेडली कहा तो इट मीन्स इंटरेस्ट बढ़ेगा, हर एक किस्त के बाद आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो इसका 8% का सक्सेसिव निकालने के लिए आपके पास सिंपल सा एक फार्मूला होता है। अगर फार्मूले के हिसाब से चलो आप, तो क्या होता है वो 3a इंटू 3a का स्क्वायर इंटू a क्यूब। समझ आ गई इतनी सवाल? बता दो। ये होता है 3 सालों के लिए। 3 सालों के लिए फार्मूला जे है। तो अगर आपको 8% आपका इंटरेस्ट है, 8 का क्यूब कितना होता है? आप सभी को पता है 8 का क्यूब 512 होता है, ठीक है। 8 का अगर मैं स्क्वायर करूँ, एक ही जगह रखना है ना 8 को, 8 का स्क्वायर करूँ 64, 64 का 3 गुना 192 आ गया, और आपके पास 8 3 जा 24 आपके पास यहाँ बन गया, ठीक है। ये जो पॉइंट में हमने रखे हैं ना, इसमें कभी भी 3 डिजिट्स नहीं रहने चाहिए, 2 रहने चाहिए। 12 तो हम चलो ले लेंगे, 12 जी आगे हमारे पास ये 5 जो है जी इसके पास चला जाएगा। 5 + 2 कितना हो गया? 7 हो गया। तो यहाँ पे 7 बन गया, यहाँ पे कितना है? 9 है। इट मीन्स 9 7 आ गया हमारे पास। ये जो 1 है ये इसके पास चला जाएगा, जो बन गया 5, और ये आ गया हमारे पास 2। 25.9712% ये हमारा टोटल इंटरेस्ट जो है वो लगेगा। समझ आ गई टोटल इंटरेस्ट कैसे निकाला हमने सक्सेसिव का? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिले हैं और आपके एग्जाम में आने के चांसेस है, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा जी मुश्किल नहीं है, खाली आपको टोटल इंटरेस्ट निकालना है। आपने टोटल इंटरेस्ट निकाल लिए सर, कितना आया आपके पास टोटल इंटरेस्ट? 25 पॉइंट समथिंग लाइक इतना आया, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको हम पूरा का पूरा लिख देंगे। अगर एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देते हैं ना, तो वो हमेशा आपको ट्रिक्स के ऊपर देता है कि आप ज़्यादा टाइम इस पर ना वेस्ट करो। क्लियर? आपके पास अब टोटल इंटरेस्ट आ चुका है ये वाला। फार्मूला भी आपको दिया गया था। फार्मूला क्या था? इसको यहाँ पे लिख लो, 3a इंटू 3a स्क्वायर a क्यूब आप लिख दोगे ऐसे करके यहाँ पे। क्लियर? समझ आ गई कहानी? ठीक है, इंटरेस्ट आ गया। अब आपको दिया गया है क्वेश्चन के ऊपर मैं बात करूँ कि आपको पास 15625 आपके पास क्या है? पैसा दे दिया गया है। ये जो पैसा है प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है? हमेशा 100% होता है, मतलब 15, पेन की इंक चेंज कर लें थोड़ी सी, 15625 ये किसका मान है? ये आपका 100% का मान है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है 3 किस्तों की, 3 बार की। वो आपके पास कितनी बनती है? 25.9712। क्लियर? अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इसको सॉल्व करना है तो देखो, पूरी कैलकुलेशन के ऊपर कभी नहीं जाना। हमेशा आपके पास ना जब इतनी बड़ी कैलकुलेशन बन जाती है ना, तो एग्जामिनर भाई आप पे दया दिखाता है, एक काम करता है, वो डिजिटल सम का यूज़ जरूर करवाएगा आपसे। डिजिटल सम क्या होता है? इन सभी को आपस में सम कर दो। अब आपने जहाँ पे 9 मिले उसको काट दो। 6 + 2 8 हो गया, और एक 9 मिल गया, काट दिया, ठीक है। 5 + 5 कितना हो गया? 10 हो गया। तो 10 मीन्स कि 1 + 0, तो कितना आया आपके पास? 1 आ गया यहाँ पे। क्लियर? इनटू हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई का साइन था, मल्टीप्लाई आ गया, तो इनको ऐड करके देखते हैं। 9 है, इसको काट दो, 7 और एक 8 और एक 9 चला गया, 5 6 7 और एक 8, यहाँ पे बच गया 8। मतलब आपका डिजिटल सम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। ऑप्शन में जहाँ पे भी 8 मिलेगा ना, वही आपका सही आंसर होगा भाई। देखो 3 5 और 7 और 3 कितना होता है? 10 + 5 15, 15 मीन्स कि 1 + 5 15 है। 15 को भी इसको भी ऐड करो, एक डिजिट में लाना होता है हमने। तो 1 + 5 गया, कितना आ गया? 6 आ गया। इसका डिजिटल सम तो 6 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। नीचे वाले को चेक करते हैं। 6 3 9 बन गया, इसको हमने काट दिया। 7 और 5 कितना हो गया हमारे पास? 12 हो गया, 12 हो गया। तो 1 + 2 करेंगे तो 3 बन जाएगा, इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है। नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं। 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया, बचा 8, इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है। ये हो सकता है हमारा आंसर। इसको भी चेक करेंगे। 8 और 4 12 आ गया, और 12 और 8 कितना आ गया? 20, मतलब इसका डिजिटल सम बन रहा है हमारे पास 2। तो 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन का बन रहा है। इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। क्लियर?
पूरा क्वेश्चन कभी मत सॉल्व करो, डिजिटल सम का यूज़ करना होता है टाइम बचाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको काफ़ी समझ आया होगा। 15 क्वेश्चंस का आज हमने मॉक टेस्ट किया था, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन थे जो कि आपको समझ आए होंगे। अगर आपने पढ़े होंगे तो आपके लिए ईजी होंगे, अगर नहीं कभी ऐसा आपने मैथ पढ़ा तो डोंट वरी, यहाँ से कुछ सीख कर जाओगे, काफ़ी बेनिफिट होगा आपके लिए। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा सेशन आपको, और ऐसे मॉक टेस्ट के लिए ज़रूर कमेंट में राय देना अपनी। अगर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज चाहिए तो चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराऊंगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है जी, तो मिलते हैं कल किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।